Hello guys, good morning and welcome to our YouTube channel Study with the Sky. Today we are going to pursue our first lecture as it was on some applications of trigonometry. तो आज हम उसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और बेसिकली इसमें हम जैसा हमने कल देख ही लिया था सारा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया उसका एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे। नाउ हम आगे परस्यू करेंगे। ओके तो हम इसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो हार्ड क्वेश्चंस हैं या फिर जितने भी जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम्स, तो हम उन सभी क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करेंगे। ओके तो लेट्स स्टार्ट। तो जो 9.1 का सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन और ये आपको स्क्रीन पर आपके दिख ही रहा होगा कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree। मतलब एक ट्री था, ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे बना देता हूँ। पहले ये एक ट्री था, अब इससे क्या हुआ, एक स्टॉर्म की वजह से टूट गया बीच में से। जैसे यहाँ से ट्री टूट गया, ठीक है, ऐसे पूरा ट्री था, इतना टूट गया और वो टूटकर नीचे गिर गया है। ओके उसका जो टूटा वाला हिस्सा है ये वाला, ये यहाँ से अब इधर को झुक गया है, ये वाला हिस्सा ये यहाँ आकर झुक चुका है और ये ग्राउंड को जो टच कर रहा है वो इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में यहां तक बोला कि 30 डिग्री एंगल, उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करके 30 डिग्री एंगल बना रहा है, दैट इज दिस इज 30 डिग्री। ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि जो फुट ऑफ द ट्री, अब ये ट्री है, इसका टॉप है जो इसको यहां टच कर चुका है और इस ट्री के जो फुट है वो यहाँ पे है, तो इसका जो फुट है और इसके जो टॉप जहां पर ग्राउंड से टच कर रहा है उनके बीच की जो दूरी है वो बेटा 8 मीटर दे रखी है। ओके बच्चों, तो उसकी जो दूरी है वो 8 मीटर दे रखी है, यानी कि हमें यहाँ पर ये बेस मिल गया है। अब आप कहेंगे कैसे पता चला बेस ही है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल चेक कर लेते हैं। थीटा यहाँ पे है ना 90 डिग्री, एब्सोल्युटली यही होगा। ओके तो थीटा अगर यहाँ पे है तो ये सबसे बड़ी साइड हो जाएगी और इससे दूसरी लगने वाली साइड हमेशा क्या होती है, बेस होती है, एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर लेक्चर। ओके तो ये वाली जो साइड है हमारे पास 8 मीटर आ गई है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको ट्री की हाइट बतानी है और ट्री कितना बड़ा है, ये नहीं है ट्री पूरा है। ओके तो हमें पूरी ये वाली हाइट बतानी है। इसका मतलब, और ये तो गिर के यहाँ आ चुकी है, ये तो ट्राइंगल से बाहर है हिस्सा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इतनी हाइट निकालनी पड़ेगी, फिर ये हाइपोटेन्यूस निकालनी पड़ेगी और दोनों को अगर मैं सम कर दूंगा तो ये पूरी हाइट आ जाएगी, क्योंकि यही वाला तो टूट के हिस्सा नीचे गिरा है। तो मैं इसको अगर टूटे वाले हिस्से को आई मीन लेट अस पॉइंट दिस टू बी ABC, तो अगर मैं कहूं कि जो ट्री की हाइट है हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो आएगा, इधर लिख देता हूं, इधर क्वेश्चन आ रहा होगा आपका AB प्लस AC। ओके AB प्लस अगर मैं AC कर दूं तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास आ जाएगी। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें पता है कि भाई हमारे पास जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल दे दे और कोई भी एक साइड दे दे, तो हमको पता है कि हम बाकी की साइड्स कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ओके तो ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि किस किस के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। अब आप देखें कि ये जो है ये बेटा थीटा है और इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, ये हाइपोटेनियस होता है और ये हमारा बेस की वैल्यू है। अगर मैं पहले ये P निकालता हूं, यानी कि AB साइड में अगर निकालना चाह रहा हूं तो AB साइड परपेंडिकुलर है और ये क्या है बच्चों, तो ये बेस है। तो इन ट्राइंगल ABC अगर मैं बच्चे P और B के बीच में रिलेशन देखूं, P और B के बीच में, तो मैं फिर से वही चार्ट ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। दिस इज द बेसिक ट्रिक। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई यहां पर हमारा B और H ढूंढो, आप P और B ढूंढो पहले आप, क्योंकि P चाहिए और इधर B रिलेशन में दे रखा है। तो P और B कहां रहे, ये P और B। P और B के ऊपर क्या लिखा रहता है, यहाँ पे हमेशा tan लिखा होता है। क्या लिखा होता है, tan लिखा होता है। ओके तो इन ट्राइंगल ABC वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन B। लेट्स पुट द वैल्यूज।
तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू P। इसके हिसाब से P कितना है? तो P सिर्फ इतना है, ओके, क्योंकि इस ट्रायंगल में P ये आ रहा है, पूरा हम नहीं लिखना किसी को भी, ओके। तो P मतलब AB साइड अपॉन बेस, बेस मींस BC साइड, और BC साइड की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू होती कितनी है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है? 1/√3। AB अपॉन 8, AB की वैल्यू चाहिए तो 8 को इधर मैं मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो AB इक्वल्स टू आएगा 8/√3, ओके। और मैंने एक चीज आपको कल ही बताई थी कि जब भी अपॉन में √3 हो तो आपको हमेशा रेशनलाइज कर देना है, मतलब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ओके। तो यहां भी √3 और नीचे भी √3 मल्टीप्लाई कर दें आप, ये क्या बन जाएगा? 8√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या आएगा? तो ये सिर्फ 3 आएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? ओके, तो 8√3 और अपॉन में 3 हमारे पास आ गया है। ये AB की वैल्यू आई है सर, बट मुझे हाइट ऑफ द ट्री में AB प्लस AC भी चाहिए, तो AC निकालने के लिए अब क्या करें? तो इस बार दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? AC जो है वो कौन सी साइड है? वो हाइपोटेनियस साइड है, ओके। हाइपोटेनियस है क्योंकि सबसे बड़ी साइड है ट्रायंगल की 90 डिग्री के सामने आ रही है, इसलिए हाइपोटेनियस है। ऐसे चेक करते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली एकदम हाइपोटेनियस होती है, ओके। तो हाइपोटेनियस, और ये क्या है? ये फिर से बेस है, तो H अपॉन B, H अपॉन B, H अपॉन B या B अपॉन H, कोई भी रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। B अपॉन H बोल लो, चाहे H अपॉन B बोल लो, ओके बेटा। अगर मैं B अपॉन H लिखूंगा तो कोस आएगा। क्या आएगा? कोस। तो अगेन हम यहां पे लिख सकते हैं कि सिमिलरली cos थीटा विल बी B अपॉन H, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? थीटा की जगह cos 30 रखेंगे, इक्वल्स टू B अपॉन H। अब बेस देखें आप, 30 के हिसाब से बेस है हमारा 8, और H यानी कि हाइपोटेनियस हमारी कितनी है? AC साइड है, तो मैं इसको AC लिख देता हूं, ओके। अब cos 30 की वैल्यू बताएं, इसको मैं यहां पे लेके जा रहा हूं बेटा, यहां पे लिख रहा हूं, ओके। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? आपने आई होप कि टेबल याद कर लिया होगा अब तक, अगर नहीं किया है तो वो भी अभी आई विल रिक्वेस्ट टू द एडिटर सो दैट दे कैन शो यू अ चार्ट, ओके। यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा होगा, तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि cos 30 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है? यस, √3/2 होती है। क्या होती है बेटा? √3/2 विच इज इक्वल्स टू 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 AC इक्वल्स टू 8 की 2 में हो जाएगी, तो 8 2 जा 16। कोई दिक्कत? गुड। √3 को नीचे भेजेंगे तो 16/√3, फिर से वही चीज, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपॉन में क्या आ रहा है? रूट आ रहा है, ठीक है। तो जब भी अपॉन में एक रूट की वैल्यू आए तो हम उसी रूट से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें जब भी नीचे रूट दिख जाएगा ना, हमको उसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ना है। जब भी नीचे रूट आएगा हम उसी वैल्यू से, सेम वैल्यू से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। इजी? यस। तो AC की वैल्यू बच्चों आ गई 16√3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो 3। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड टिल दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ये क्वेश्चन हम गायब कर रहे हैं और वहां पर हम लिख देते हैं, ओके। तो बेटा हम यहां पर पुट कर रहे हैं क्वेश्चन 1 में AB प्लस AC की वैल्यू। AB की वैल्यू क्या थी बताएं आप? AB की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ना, AB की वैल्यू 8√3/3, तो 8√3/3 प्लस AC हमने यहां से निकाला है 16√3/3 प्लस करके कितना आ जाएगा? 3 का 3 एलसीएम आएगा। हमेशा जब भी नीचे सेम नंबर होना एलसीएम में, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी नीचे सेम नंबर होता है तो एलसीएम भी सेम ही आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। इजी? इज इट इजी? यस। तो 3 और 3 है तो 3 ही एलसीएम आएगा, और क्योंकि दोनों ही नंबर सेम है तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स एज इट इज प्लस हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, इजी है ना बहुत, ठीक है। बट कोई बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि 3 3 9 लिख देते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद इन दोनों को भी एज इट इज लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप 3 इंटू 3 यहां लिख रहे हैं, 3 इंटू 3 यहां पे लिख रहे हो, 9 लिख रहे हो, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ऊपर लिखना पड़ता है,
ठीक है, एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा तरीका है एलसीएम लेने का, एक्चुअली मतलब सॉल्व करने का दो फ्रैक्शंस को, कि हम दो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें यहां लिखें, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके यहां लिखें। इजी, ऐसे भी हो सकता है, बट यहां पे दिख रहा है कि दोनों के दोनों सेम नंबर्स हैं, तो हम सीधा 3 का 3 लिख देंगे और दोनों ऊपर वाली संख्याओं को भी एज इट इज ऐड अप कर देंगे। ओके, तो 8 रूट 3 प्लस 16 रूट 3 कितना आएगा? 16 प्लस 8 कितना होगा? 24 रूट 3 बाय 3 एंड 3, तो 8 रूट 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये है हमारी हाइट ऑफ द ट्री, ये जो पूरी हाइट है, ये हमारी हाइट आई है 8 रूट 3। समझ आ गया सभी को? अगर किसी को कहीं दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट। अगर कोई भी फीडबैक हो कि आपको कुछ लगता हो कि इस तरीके से नहीं, कुछ अलग टाइप से बताएं, या फिर स्पीड ज्यादा वो है, स्लो है, या वो, हालांकि उसको तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं यूट्यूब के अंदर। ओके, तो हमारे पास जो हाइट आई है बच्चों, वो 8 रूट 3 आई है। ठीक है, किसी को दिक्कत आई होप यहाँ पर नहीं हो। नाउ लेट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं दोबारा से रीड करता हूँ इसको। तो अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है बच्चों के लिए, 2 तरह की स्लाइड्स बनाना चाहता है। वो स्लाइड्स वही होती है बेटा जिसपे हम बचपन में जाते थे और उसके ऊपर बैठते थे और फिसल के नीचे आ जाते थे। उस तरीके की स्लाइड्स हैं पार्क में, 2 स्लाइड्स हैं, एक छोटे बच्चों के लिए, एक थोड़े बड़े बच्चों के लिए। लेट्स रीड द क्वेश्चन अहेड। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. जो बेटा छोटे बच्चे हैं ना, यानी कि 5 ईयर से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए वो चाहते हैं कि 1.5 मीटर से 1.5 मीटर की हाइट का एक स्लोप बनाए। 1.5 मीटर मतलब सपोज करते हैं कि हमने यहाँ तक लिया, ये हमारा 1.5 मीटर की हाइट वाला एक स्लोप बन गया। ओके, ये 90 डिग्री होगा एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और कितना ग्राउंड से वो कितना इंक्लाइंड होगा बच्चे? तो वो 30 डिग्री इंक्लाइंड बनाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का पहला स्लोप है। और दूसरा क्या है कि वेयर एज द फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो क्या करना चाहते हैं बच्चे कि 3 मीटर की तो हाइट रखी जाए, यानी कि इसका डबल आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, बड़े बच्चे हैं तो भाई उनको थोड़ा ऊंचाई से फेंकते हैं ना, ये है। तो उनका जो एंगल बनेगा इस ट्रायंगल के अंदर, वो बन रहा है बच्चे 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ओके, किसी को दिक्कत? कह रहा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी कि दोनों ही केसेस में जो स्लाइड है उसकी लेंथ क्या रहने वाली है। ओके, तो गाइस एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आसपास में हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो यहाँ पर कभी कोई कबाड़ी वाला, कभी कोई कुछ, तो बीच बीच में हो सकता है वी मे हैव टू कट सम पार्ट्स, जहां पर हमें थोड़ा सा एडिटिंग करने की वजह से आपको लग सकता है ऐसा, सो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमें बेटा बताना क्या है कि इनकी जो लेंथ है स्लाइड की, वो क्या रहने वाली है। और स्लाइड कौन सी? स्लाइड वही है जिसपे हम स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये स्लाइड है बेटा और एक ये स्लाइड है, इन दोनों की हमको लेंथ बतानी है। ठीक है, तो इन दोनों की हमको लेंथ बतानी है। इन दोनों की अगर हमें लेंथ बतानी है बच्चे, तो ए बी सी मैं मान लेता हूं और ये डी ई एफ ट्रायंगल मान लेता हूं। ओके बेटा, हमने नेमिंग कर दी है ट्रायंगल्स की। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपल पता है, एकदम बहुत इजी तरीके से सारी चीजें पता है कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर एक थीटा और एक साइड दे दी है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। कितनी अच्छी है ट्रिग्नोमेट्री। इस वाले ट्रायंगल में भी आप देखें, एक साइड दे दी है, एक एंगल दे दिया है, तो फिर से आप कोई सी भी साइड इसमें निकाल सकते हैं। बट आपसे पूछी कौन सी है? आपसे पूछी है डी एफ साइड निकालना। ओके, हाँ जी, तो स्लाइड की हमें लेंथ निकालनी। लेट्स डू इट। तो फर्स्टली हम लिखेंगे बच्चों आंसर थर्ड। मैं देख रहा हूं बेटा पहले एबीसी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में जो कि राइट एंगल एट बी है, यहां पे आप लिख सकते हो राइट एंगल एट बी। फिर आप देखोगे आपको चाहिए क्या चीज, आपको चाहिए कि ये थीटा है और थीटा के सामने वाली कौन सी साइड होगी बताएं? जी बिल्कुल, परपेंडिकुलर होती है। ओके, इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर।
और हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए, मतलब हमें h चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, ठीक है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कौन रिलेशन बताता है बच्चों, बताओ, p और h में? एब्सोल्युटली करेक्ट, sin थीटा बताता है। sin थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h होता है, ठीक है। सो लेट्स राइट sin थीटा इज p अपॉन h। p की वैल्यू बताएं आप, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ तो sin थीटा मतलब sin 30, थीटा की वैल्यू 30 दे रखी है, मैंने रख दी। p तो इसके सामने वाली p होती है 1.5 अपॉन h। h बेटा कौन सी है, h हमें नहीं पता, h की जगह हम ac भी रख सकते हैं और h भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप x मानना चाहें x मान सकते हैं। sin 30 की वैल्यू बताएं बच्चे क्या होती है, तो sin 30 होता है 1/2, ठीक है। चार्ट्स याद हो गए, गुड। तो sin 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू 1/1.5 अपॉन h, ठीक है बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h बन जा h आ जाएगा और 2 into 1.5 आएगा 3, ठीक है, क्योंकि 15 दूनी 30 और पॉइंट लगेगा तो पॉइंट के बाद का जीरो गायब हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या है बेटा 3 आ गई, ठीक है। किसी को दिक्कत, तो h की वैल्यू जो है हमारी 3 सेंटीमीटर, एक्चुअली मीटर आएगी क्योंकि हमारी जो ये लेंथ है वो भी मीटर में दे रखी है, तो सेम यूनिट्स चलेंगे। किसी को दिक्कत यहाँ तक, तो जो स्लाइड रहने वाली है बेटा वो h इक्वल टू 3 मीटर की रहने वाली है फॉर द चिल्ड्रन हु आर बिलो 5 years एज। नाउ व्हाट अबाउट द 8 year एज स्टूडेंट्स और द एल्डर स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। हाइट की वैल्यू 3 मीटर दे रखी है और एंगल इस बार 60 डिग्री दे रखा है, तो अब इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। नाउ in triangle DEF, which is right angled at E, ओके। अब आप इसमें फिर से देखिए, आपको क्या क्या चीजें गिवन है, थीटा गिवन है, ओके, थीटा के सामने वाली साइड गिवन है और थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ओके। तो हमें p की वैल्यू गिवन है बेटा और हमसे फिर से क्या पूछा है, h पूछा है, तो p अपॉन h अगेन sin थीटा, ओके। तो sin थीटा इज नथिंग बट p अपॉन h, ओके। sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो sin 60 is equal to p upon h, p is 3 and h is df, df लिख लो, h लिख लो, यहाँ h लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, ओके बेटा। अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है आप ये बताएं मुझे फटाफट, तो sin 60 is yes √3 upon 2, very good, is equals to 3 upon df। अब बताएं क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करना है, तो √3 df इक्वल्स टू 3 to the 6, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब मुझे df चाहिए तो मैं √3 को अपॉन में भेजूंगा, मुझे सिर्फ df चाहिए, तो इसके आसपास में जो भी चीजें होती है ना हम उन चीजों को एक एक करके दूसरी तरफ भेजते हैं, हमेशा ध्यान रखें। तो मुझे अगर df चाहिए तो मैं √3 को अपॉन में भेजूंगा क्योंकि दोनों चीजें मल्टीप्लाई हैं, इधर अपॉन में जाएगी तो 6 अपॉन क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। और मैंने आपको पहले से ही, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से बताता आ रहा हूँ कि जब भी अपॉन में √3 होगा तो आप रेशनलाइज करेंगे, आप दोनों की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, √3 की, ऊपर भी और बेटा नीचे भी, ओके। तो ये क्या बनेगा 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, वेरी गुड। और देखो 3 से 6 कट रहा है, 3 से 6 कटेगा तो क्या आएगा 3 2 जा 6, तो यह 2√3 मीटर। आई होप सभी को समझ आ गया होगा कि इस वाले स्लोप की हाइट रहने वाली है 2√3 मीटर और इस वाले स्लोप की हाइट रहने वाली है h इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो गाइस अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बातें करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप उसको पढ़ के देखें। उसमें कुछ हाइट ऑफ द टावर की बात कर रहा है सिंबल सी, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन आपके लिए एक बार, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ये एक टावर है, इसके टॉप से और ग्राउंड में जो एंगल बन रहा है, मतलब ग्राउंड से जब हम टॉप पर देख रहे हैं तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है बच्चे, दैट इज 30 डिग्री, ओके। और उसने कहा कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, इसका फुट यहाँ होगा,
टावर है इसका फुट यहाँ होगा और फुट से इस ग्राउंड के पॉइंट तक, इस ग्राउंड पे इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है बेटा 30 मीटर। ओके, ये गिवन है। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कौन नहीं कर सकता इसको, सभी कर सकते हैं एब्सोल्युटली। बट आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। तो आप देखें बेटा कि ये वाला थीटा तो इससे जुड़ा हुआ कौन होगा, बेस होगा, और इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो पी और बी में कौन रिलेशन देता है, बताएं। यस, tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू p अपॉन b। p अपॉन b रखेंगे आप और tan 30 की वैल्यू 1/√3 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। दिस इज फॉर योर होमवर्क, आप मुझे कमेंट में आंसर करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रही है, हाइट है उसकी 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो आप इस चीज को बखूबी जानते हैं कि जो हाइट है ना बच्चों, वो हमेशा परपेंडिकुलरली नापी जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि हाइट हमेशा वो वैल्यू होती है जो कि परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी हाइट नाप रहा हूं तो मैं अपनी हाइट ऐसे नापूंगा ना सीधे। ये तो नहीं है कि मैं 1 इंच टेप के एक हिस्से को यहाँ रखूंगा और दूसरे हिस्से को मैं जमीन पे उधर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ऐसे तो मैं भाई 10-15 फुट का आ जाऊंगा, 8-10 फुट का आ जाऊंगा, ऐसे तो नहीं होता। हम जब किसी भी चीज की हाइट नापते हैं ना ग्राउंड से, चाहे वो इंक्लाइंड ही क्यों ना हो, एक ट्रायंगल का ऐसे हिस्सा क्यों ना हो, तो इस पॉइंट की जो हाइट होगी बेटा वो ऐसे ही नापी जाएगी, ऐसे ही नापी जाएगी। ओके, तो हाइट हमेशा क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर जो नापी जाए वही वैल्यू हाइट होती है। ओके, तो एक काइट है, लेट अस सपोज कि वो काइट यहां उड़ रही है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो 60 मीटर है, 60 मीटर ऊंची उड़ा रखी है हमने, ठीक है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. इससे जो बेटा स्ट्रिंग है उसको हमने टेम्परेरीली एक ग्राउंड से, ग्राउंड के एक पॉइंट से टेम्परेरीली टाई कर दिया। जैसे हम बचपन में काफी किया करते थे, क्या करते थे कि पतंग उड़ाई और उसको एक ईंट में लपेटा मांझे को और नीचे रख दी और फिर वो पतंग आराम से उड़ती थी, है ना। या फिर कुछ की कोई हम लगा देते, उसका बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हो, चरखी, व्हाटएवर इट इज। तो हम उसको ग्राउंड से अटैच कर देते और वो पतंग अपने आप उड़ती रहती थी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ वो बेटा 60 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये जो एंगल है ये भी हमारा आ रहा है कितना, 60 डिग्री। ओके, आगे सुनते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। व्हाट डज इट वर्ड मीन स्लैक? आधे बच्चे इसको सोच के कहेंगे यार हमसे नहीं आ रहा है स्लैक, छोड़ दो, मत देखो उस वर्ड को, ठीक है। बाय द वे स्लैक का मीनिंग ये होता है बेटा कि कोई उसके अंदर झोल या फिर ऐसे लटका हुआ नहीं है धागा, धागा एकदम ऐसे सीधा टाइट गया हुआ है, ठीक है, ऐसे धागा गया हुआ है, यहाँ पे पतंग हो रही है, तो इसमें कोई भी झोल झाल नहीं है। ओके, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, आई मीन टू से स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, क्योंकि अगर स्लैक होगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और जो हम निकालेंगे वो लेंथ कम आएगी, इसलिए उस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। ओके, तो बेटा हमको ये निकालनी है, यानी कि x निकालनी है। नाउ वी नो वेरी वेरी वेल कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब भी हमें क्या दे, 90 डिग्री क्यों लिखा मैंने अभी अभी बताया, क्यों, क्योंकि हाइट दी गई है और हाइट हमें कैसे नापी जाती है, परपेंडिकुलरली। वेरी नाइस। तो ये बेटा 90 डिग्री है, ये 60 है, और हमसे पूछा गया कि स्ट्रिंग की लेंथ बताएं। तो इसमें क्या लगाएंगे बताओ, आप ही बताओ, कुछ है इस क्वेश्चन में? अब कुछ भी नहीं है। थीटा के सामने वाली क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, ट्रायंगल व्हाट, लेट्स नेम इट ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूं, आप समझ जाना बच्चों, ठीक है। ए बी सी में क्योंकि मुझे चाहिए पी और एच में रिलेशन, किस में चाहिए, पी और एच में, और पी और एच में कौन रिलेशन देता है बेटा, पी एच, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो पी और एच में कौन रिलेशन देता है, यहाँ क्या आता है बच्चे, साइन आता है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स होता है पी अपॉन एच। किसी को दिक्कत? गुड। तो साइन थीटा मींस 60 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना होगा बेटा इसके हिसाब से, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। रिमेंबर, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली साइड बेस। रट गया होगा अब तक तो, गुड। तो इसके सामने वाली बेटा 60 डिग्री है, 60 मीटर है, और अपॉन में h हमें निकालना है। ओके, यस। साइन 60 की वैल्यू बताएं फटाफट, 3/2, नाइस। 60 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो h √3 के साथ आएगा,
तो 2 इंटू 60 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, 120 आया। ठीक है, h की वैल्यू चाहिए तो इसको अपॉन में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगी h की वैल्यू, h इक्वल्स टू आएगा बेटा 120 अपॉन रूट 3। ओके, और जब अपॉन में रूट 3 आ जाता है तो मैंने क्या कहा, जब भी अपॉन में रूट आता है हम क्या करेंगे, रूट 3 से ही ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इजी, लेट्स डू इट। तो 120 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, 120 रूट 3 मल्टीप्लाई होके यही आएगा, क्योंकि रूट 3 के अंदर थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो जाएगी, या 3 की थोड़ी ना इसमें हो जाएगी। ठीक है, बट रूट 3 बन जाएगा 3, और जब ये 3 इसको काटेगा तो 3 4 जो 12, आंसर आएगा बेटा 40 रूट 3 मीटर। दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, तो जो इसकी लेंथ रहने वाली है स्ट्रिंग की, वो हमारी क्या रहने वाली है बच्चों, 40 रूट 3 रहने वाली है। किसी को दिक्कत यहां तक? वेरी गुड। Let's go ahead to the sixth question and the last question of this lecture. Absolutely. क्या है कि 1.5 मीटर tall boy is 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of a building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. It's a nice question. Find the distance he walked towards the building. तो वो कितनी दूर चला है बिल्डिंग की तरफ, उसकी डिस्टेंस बेटा मुझे बतानी है। क्वेश्चन आपको इस पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को दोबारा रीड करें, अच्छे से समझे, और फिर मैं आपको सॉल्यूशन समझाता हूं। तो बेटा ये कुछ ऐसा क्या है कि एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है, ठीक है, एक बच्चा है, एक लड़का है, ठीक है, उसकी हाइट है बच्चों 1.5 मीटर, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, कुछ डिस्टेंस पे इससे दूर खड़ा हुआ है, ये 30 मीटर की बिल्डिंग हो गई हमारी। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, मतलब जैसे ही ये बच्चा इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, यहां से यहां आ जाता है सपोज करो, तो जो इसकी आईज से, अब लड़के की आईज कहाँ होंगी, ऊपर होंगी ना, पैरों में थोड़ी ना होंगी, तो यहाँ होंगी बेटा, तो यहाँ से इसको आप ज्वाइन करें, ये ज्वाइन की, और यहाँ पर यहाँ हो जाएगी इसकी आईज, जब ये लड़का यहाँ चल के आ चुका है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखें आप, उसने कहा कि टुवर्ड्स द बिल्डिंग आ रहा है, कि बिल्डिंग की तरफ वो लड़का चल रहा है, तो उसकी आईज से जो उस बिल्डिंग तक का जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, इनको ज्वाइन कर देते हैं, और इनको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे, बताता हूं क्यों, क्योंकि ये बेटा टोटल कितनी हाइट है 30, इस बॉय की कितनी हाइट है 1.5, तो ये 1.5 बराबर होंगी नहीं होंगी, क्योंकि एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ बन गया है। ओके, तो इतनी जो हाइट है मेरे बच्चे, वो भी 1.5 मीटर आ चुकी है, ठीक है, 1.5 मीटर। तो बची हुई रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी, बताएं, रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसका नाम ए बी सी डी रख देता हूं, चलो, और इसका नाम ई रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम, तो जो ए ई की वैल्यू है वो कितनी होगी बताओ, ए की वैल्यू होगी 30 माइनस 1.5, क्योंकि टोटल है 30 और ये है 1.5, इसको माइनस कर दूं तो यही तो ए बचेगा मेरा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, टोटल में से इस 1.5 को माइनस कर दो तो बची ये, यानी कि 1.8 बचा, तो 30 में से जाएगा बेटा कितना आएगा 28.5 मीटर्स, ए की वैल्यू है। ओके, ठीक, अब आगे सुनना, इसने एक और चीज कही क्वेश्चन में कि उसका जो आइस से बनने वाला जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हमारा 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो पहले यहाँ पे था तो 30 डिग्री होगा बेटा, और अब ये हो गया यानी कि 60 डिग्री हो गया, अगला केस आगे की तरफ आया तो 30 से 60 डिग्री चेंज हुआ है। इस बात को आप कैसे और समझ सकते हैं, अगर सपोज आप कंफ्यूज हो जाए कि यार मैं 30 यहाँ पे बनाऊं या 60 यहाँ पे बनाऊं, बच्चा गलती कर सकता है, इवन दे डू, कैसे करते हैं देखो, अगर आप कंफ्यूज हो जाए ना, आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई, तो आप पता क्या करेंगे, आपको इतना तो समझ आ गया कि टुवर्ड्स द बिल्डिंग जा रहा है, अब आपको ये सोचना है कि इन दोनों एंगल्स में से छोटा कौन है, आप खुद देखो,
जैसे जैसे ये एंगल है, सपोज ऐसे एंगल बनता है दो से, ठीक है, ऐसे एंगल बनता है, दो लाइन से एक एंगल बनता है। अगर इन दोनों थोड़े क्लोज हैं दोनों लाइंस, तो एंगल छोटा होगा। जैसे जैसे बड़े होते जाएगी तो एंगल की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, यही होता है। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ी कम है, मतलब ये थोड़ी दोनों लाइंस ना क्लोज है यहाँ से, जबकि यहाँ पर देखो कितना ऊंचा देखना पड़ रहा है एकदम। मतलब आप किसी बिल्डिंग के जितना पास जाते रहोगे तो उतना ही ऊपर ऐसे देखना पड़ेगा ना आपको। जितना उस ऊंची बिल्डिंग को दूर से देखेंगे उतना ही आप नीचे से देख पाएंगे कि ओ दैट्स अ बिल्डिंग। समझ आ रहा है? जब आप किसी बिल्डिंग की, किसी ऊंची बिल्डिंग के जस्ट नीचे खड़े हो और उसकी टॉप वाली बिल्डिंग को देखें तो आप ऐसे देखेंगे और आपकी टॉप ही नीचे गिर जाएगी। ऐसा एक मूवी में भी दिखाया था, इतनी ऊंची बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह। तो आप समझ गए मेरी बात को कि जितना ओपन होगा ये एंगल उतना ही बड़ा हो जाएगा। कंसेप्चुअल है, आप इस चीज को ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है, क्योंकि इस चीज को जज करने में भी बच्चों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बड़े छोटे एंगल्स को आप जज कर सकते हैं, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जिसके अंदर एक ही डायग्राम में हमें दो एंगल्स के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, लेट्स गो अहेड। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा ये जा रहा है बेटा कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो कितना दूर चला है, यानी कि ये डीसी की वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है बच्चा। कितनी उसने डिस्टेंस वॉक की है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये पहले यहां था, अब ये यहां आ चुका है, तो इस वाले डिस्टेंस को पूछा है। तो ये जो बेटा डिस्टेंस इसने चली है यहां से लेके यहां तक, इस डिस्टेंस की वैल्यू को पूछा है, दैट इज वो डीसी की वैल्यू पूछा है। ओके, करते हैं। क्या डीसी किसी ट्रायंगल में आ रहा है? हाँ, आ तो रहा है। डीसी को ये इसके इक्वल होगा, इस वाले पॉइंट के बराबर। इसको मैं चलो ओ पॉइंट मान लेता हूँ इसको, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। हाँ जी होगा। आपको ट्रायंगल कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे? देखो ध्यान से, इसमें आपको तीन ट्रायंगल्स दिखेंगे, तीन दिखेंगे, देखना कैसे। एक तो ये वाला बेटा ए ई ओ, फिर ए ई, इसका नाम भी कुछ रख देते हैं, आप रख देते हैं ए ई एफ। ए ई एफ ट्रायंगल दिख रहा है। फिर आप कहेंगे ए ओ एफ बी तो दिख रहा है भैया, ए ओ एफ बी तो ट्रायंगल है। But मेरे बच्चे, I have told you in the first of the chapter, in the introduction of this chapter, that trigonometry can be only used in a right angle triangle. क्या ये right angle triangle है? क्या AOF right angle triangle है? नहीं है। तो मुझे उसको देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ कौन से ट्रायंगल्स को देखना है। ये बेटा एक रामबाण है इन क्वेश्चंस को करने का, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। हम सिर्फ उसी ट्रायंगल को देखेंगे, हम सिर्फ उसी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स लगाएंगे जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री आ रहा होगा। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। ये सारे जो अपने होते हैं ना साइन कोस थीटा, आप सिर्फ उन्हीं में यूज कर सकते हैं। तो आपको जो ढूंढने हैं वो ऐसे ट्रायंगल्स ढूंढने हैं जो कैसे हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, उन्हीं में हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। और सारे दो इक्वेशंस बनेंगी ज्यादा, इधर उधर वैल्यूज पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूं बच्चों, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो मुझे निकालनी है डिस्टेंस, ठीक है, और मुझे पता है कि ये इसके बराबर है, और ये जो BC है बेटा वो EO के बराबर है। तो मैं EO ट्रायंगल में जब देखूंगा, इन ट्रायंगल AEO ट्रायंगल में देखूंगा, तो जैसे ये 90 है वैसे ये भी 90 होगा, एब्सोल्युटली 90 होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेके यहां तक की AE की डिस्टेंस कितनी है अभी निकाली थी मैंने, 28.5 है। आगे था ना समझ? नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे ले जा सकते हैं, ये सुविधा काफी अच्छी है ऑनलाइन में, तो आप पीछे करके देख सकते हैं आराम से, जितनी चाहे उतनी मर्जी बात देखें। ठीक है, जितनी मर्जी उतनी बात देखें। AE की वैल्यू 28.5 है। अब उसके बाद अगर मैं EO डिस्टेंस को निकाल लूं इसकी मदद से, तो कैसा रहेगा बताएं? इस वाले ट्रायंगल में, AEO ट्रायंगल में ये साइड है मेरे पास, ये निकाल लेता हूं, थीटा भी दे रखा है। हाँ बिल्कुल, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा? थीटा अगर यहाँ है बेटा तो इसके सामने क्या है? परपेंडिकुलर। और थीटा अगर ये है तो ये क्या हो जाएगी? बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है? P/B किस में आता है? यस, tan 60। tan 60 इज इक्वल टू होगा P/B। ठीक है, तो tan 60 इक्वल्स टू P की वैल्यू कितने बच्चे? इसके सामने वाली P होती है यहां से यहां तक, AE की वैल्यू कितनी है? 28.5 अपॉन B। इसके हिसाब से बेस क्या होगा? EO होगा। ठीक है,
ओके, या इसको x मान लेते हैं। चलो ये वाली जो डिस्टेंस है ये x है, तो ये वाली डिस्टेंस भी x आ जाएगी, या चलो ईओ ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ईओ रहने देते हैं, नो कंफ्यूजन्स। ओके, ईओ tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी? इट इज √3, तो 28.5 अपॉन ईओ। ईओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये नीचे आ जाएगा, तो ईओ आ जाएगा हमारा 28.5 अपॉन √3। किसी को दिक्कत? यस, गुड। तो ईओ की वैल्यू हमारे पास ये आई। हाँ बिल्कुल, हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि √3 नीचे आ रहा है, कर दो। तो ये आ जाएगा बेटा 28.5 √3 अपॉन √3 into √3 is this। ओके, अब आपको दिख रहा होगा इससे कट रहा है, काटेंगे तो 3 9 जो 27, 1 इधर जाएगा, 3 5 जो 25। तो ईओ की जो वैल्यू हमारे पास आई बेटा वो आ गई 9.5 √3 मीटर। किसी को दिक्कत? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आगे सुनिएगा मेरे बच्चे, हमारे पास ईओ की वैल्यू आ चुकी है। अब सिर्फ एक और ट्रायंगल में मुझे लगानी है ट्रिग्नोमेट्री। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा बचा जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं? तो बचा AEF। AEF इस बड़े से ट्रायंगल में। देखो बेटा, अगर आप इस एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ना, सिर्फ एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि इसमें एक्चुअली मैथोडोलॉजी क्या है, आपको कैसे देखना है क्वेश्चन को, तो आपको पूरी एक्सरसाइज एकदम फिनिश होती हुई, उड़ती हुई दिख जाएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे, आराम से टैकल कर पाएंगे किसी भी टाइप के क्वेश्चन को। ओके बेटा, तो आप जब AEF वाले ट्रायंगल को देखेंगे, इन ट्रायंगल AEF, तो AEF में क्या है? ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, और मुझे गिवन क्या है? मुझे इस ट्रायंगल के अंदर भी AE साइड ही दी गई है। कितनी थी AE साइड? यही तो थी। अभी आप कहोगे कि इसमें भी ये यूज की थी। हाँ बिल्कुल यूज की थी। तो आपको देखना क्या है, एक और चीज, दो ऐसे ट्रायंगल्स होंगे आपके पास, दो ट्रायंगल मिलेंगे, हर एक फिगर में दो ट्रायंगल मिल जाएंगे आपको अगले क्वेश्चंस में। उनमें आपको ऐसी चीज ढूंढनी है जो चीज दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। आई रिपीट, आपको दोनों ट्रायंगल्स में ऐसी साइड देखनी है जो साइड कॉमन है, उसका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल के हम दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्वेशन में। कैसे करेंगे मैं बताता हूं। तो आप जब AEF ट्रायंगल में देखोगे बेटा, तो AE और पूरी ये साइड EF, तो इसके हिसाब से क्या होगा? EF पूरी की पूरी क्या होगी? बेस होगी, और इसके सामने वाली AE क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो फिर से P अपॉन B क्या होता है बेटा? tan थीटा। तो यहां पर भी हम लगाएंगे tan थीटा। थीटा की वैल्यू इस बार है 30 डिग्री। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, क्योंकि मैंने ट्रायंगल लिया AEF, तो इसमें एंगल कितना बन रहा है? 30 बन रहा है ना। जब मैंने AEO लिया था तो मेरा एंगल कितना बन रहा था? 60 डिग्री बन रहा था। ओके, तो tan 30 इक्वल टू P अपॉन B। P की वैल्यू कितनी है? AE की वैल्यू कितनी है? डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं, समझ जाना आप। 28.5 अपॉन B, बेस कितना है? तो EF है। ओके, ठीक है, गुड। tan 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन EF। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EF इक्वल्स टू √3 28.5, ये आ गया हमारे पास। किसी को दिक्कत? एब्सोल्युटली नॉट। आगे सुनना, अगर मुझे EF दे रखा है और ये EO भी मिल गया, देखो EF भी मैंने निकाल लिया और मैंने यहां से बेटा EO भी निकाल लिया है, तो पता है क्या कर सकता? EF में से EO को माइनस कर सकता हूं। ध्यान से देखो, EF पूरी है और ये EO इतनी है। अगर मैं इस पूरी में से इतनी को माइनस कर दूं तो OF बचेगा ना? OF बचेगा नहीं बचेगा? ध्यान से देखो, OF बचेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को OF ही तो मुझे चाहिए था, आप कहोगे नहीं मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए थी, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर ही तो है, तो ये डिस्टेंस चाहिए मतलब ये चाहिए, और ये हमने कैसे निकाली? पूरी में से इतनी को माइनस कर दी। इजी, समझ आया मैं क्या कर रहा था तब से? गुड। तो OF की वैल्यू क्या आएगी बेटा? OF इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, OF इक्वल्स टू आएगा EF माइनस EO, EF माइनस EO।
इक्वल्स टू EF की वैल्यू बताएं आप 28.5√3 माइनस EO की वैल्यू कितनी है? EO की वैल्यू कितनी है? 9.5√3। तो हमने दोनों वैल्यूज को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, EF माइनस EO ये। अब जब हम माइनस करेंगे बेटा तो आप ध्यान से देखो, √3 वैल्यूज को हम माइनस कर सकते हैं ऐसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही √3 वाले टर्म्स है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं 28.5√3 9.5√3, तो इसको √3 को कुछ भी मान लो, x मान लेते हैं, चलो 28.5x माइनस 9.5x कर सकते हैं ना माइनस, दोनों सेम है ना, तो माइनस कर सकते हैं। तो जब मैं 28.5 में से 9.5 घटाऊंगा तो 5 में से 5 गया 0, फिर पॉइंट, 8 में से 9 गया, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 और यहाँ बचेगा 1, तो 19.0, पॉइंट के बाद का 0 हटा देते हैं तो सिर्फ 19 बचा, और ये आया √3, साथ में इनके जो था वो एज इट इज आ गया। यानी कि OF की वैल्यू जो है हमारी वो क्या आ गई? OF की वैल्यू हमारी ये आ गई 19.3। मतलब ये कितना डिस्टेंस चला है लड़का? 19 √3 चला है। कितना चला है लड़का? 19 √3। ओके बच्चों, तो दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, फिर बच्चे देखते भी नहीं है, उनको लगता है बोरिंग है। ओके, बट बिलीव मी, अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूर समझ आ गई होगी। और बच्चों आपको भी पता है कि इसका क्या महत्व है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको बोर्ड में इस चैप्टर से मिलते ही मिलते हैं, और ये चैप्टर ऐसा है कि सिर्फ एक बार सीख लें, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं। तो ये चैप्टर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, so thank you so much. Please share this video and subscribe our channel. Give us your support so that we can make a lot of videos for you guys, so that we can help you in your boards and pre-boards as well as all the exams. Okay, thank you so much.